सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अरुण प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी नहान। मैं जब उस मकान में नया पड़ोसी बना तो मकान मालिक ने हिदायत दी थी, बस तुम नहान से बचकर रहना, उसके मुंह नहीं लगना, कुछ भी बोले तो जुबान मत खोलना। नहान जुबान की तेज है। इस मकान में कोई 18 सालों से रहती है। उसे नहाने की बीमारी है। सवेरे, दोपहर, शाम, रात 4 बार नहाती है। बाथरूम एक है, इसलिए बाकी 5 किराएदार उससे चिढ़ते हैं, उसे नहान कहकर बुलाते हैं। वैसे वह बहुत अच्छी है, बहुत साफ सफाई से रहती है। मैंने मकान मालिक की बात गांठ बांध ली। मैंने सोचा मुझे नहान से क्या लेना देना, मुझे कितनी देर कमरे पर रहना है। 10 बजे ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर जाऊंगा, फिर रात 10 बजे उधर से ही खाना खाकर लौटा करूंगा। मेरा परिवार गांव में रहता है, वहां मेरे माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। थोड़ी सी खेती बाड़ी है जिसके लिए हर महीने गांव का एक चक्कर लगा लेता हूं। ट्रांसपोर्ट कंपनी में कमर्शियल क्लर्क की नौकरी है। दिन भर माल लदवाओ, उतरवाओ, बिल्टी देखकर माल पार्टी के हवाले करो। 6 बजे ऑफिस बंद होना चाहिए, पर कमरे पर आकर करूंगा क्या। परिवार साथ रहता तो बात और थी, कमरे में अकेले पड़े रहने का क्या मतलब। इसीलिए 10 बजे रात से पहले कमरे पर लौटने का सवाल ही नहीं था। कमरे में सामान जमाने के बाद मैं नहान से मिला। इतवार को मेरी छुट्टी होती थी। उस दिन मैं अपने गंदे कपड़े धोया करता। नल या बाथरूम को लेकर ही नहान से टकराव हो सकता था, इसलिए मैं कपड़े धोने के पहले ही नहान से पूछने चला गया, बाथरूम का कोई काम तो नहीं है, मैं अपने कपड़े धो लूं। आगे भी मैं उससे नियमित अनुमति मांगता रहा। इसके चलते नहान की कृपा मुझ पर रहती। वह मुझसे कहा करती, कभी कोई तकलीफ हो, कोई जरूरत हो तो बता देना। मैं कभी कभी छोटी मोटी चीजें उधार मांग लेता, जैसे केरासिन तेल, मोमबत्ती, माचिस, इस्त्री। पर मेरे अलावा कोई और पड़ोसी नहान के कमरे की तरफ झांकता तक ना था। नहान उसका असली नाम नहीं था। नहान शब्द किसी स्त्री का नाम होगा, यह सोचकर ही अटपटा लगता था। लेकिन अटपटापन उत्सुकता तो पैदा कर ही देता है। मेरे मन में भी यह सवाल कुल बुलाता रहा। इसलिए नहान के बारे में जो सूचना सहज ही मिल जाती, मैं उसे अपनी स्मृति के खजाने में डाल लेता। मैं चाहता तो उसके बारे में पड़ोसियों से भी पूछताछ कर सकता था, लेकिन मैं उस मकान में नया था। उस मकान में कुल 6 बड़े बड़े कमरे थे, एक कतार में बने हुए। उन्हीं में से एक कमरे में नहान अपने पति सूरज के साथ रहती थी। सूरज एक ढाबे में कारीगर था। कारीगर यानी कि बावर्ची। दिन में 10 बजे काम पर जाता तो रात में 12 बजे लौटता था। सुबह में देर तक सोता रहता। उसके पास नहान के लिए फुर्सत ही नहीं थी। नहान को भी कहां फुर्सत थी। वह भी पति के जाने के बाद चूड़ियों की टोकरी उठाकर सरकारी कॉलोनी चली जाती। उसकी टोकरी में रंग बिरंगी सस्ती चूड़ियां होती, हर तरह की कलाई में फिट आने वाली चूड़ियां, कांच और प्लास्टिक की चूड़ियां। नहान कॉलोनी में जब पहुंचती तो वहां की औरतें फुर्सत में होती, पति काम पर और बच्चे स्कूल। नहान अपने महीन मगर तेज सुर में आवाज लगाती, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां। अगर टेर के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो वह बेहिचक कॉलबेल दबा देती। पिछले कई सालों से वह इस कॉलोनी में फेरा लगाती थी, इसलिए उसे सब जानते थे। कई औरतें नहान को खुद ही बुला लेती, कुछ खरीदती, कुछ सिर्फ चूड़ियों को देखती, खरीदने की इच्छा दबाती और महंगाई का रोना रोती। नहान को मैंने अपने एक परिचित के यहाँ चूड़ी बेचते देखा था। हम बैठक में थे। गृह स्वामिनी ने दरवाजे के पास गलियारे में नहान को बिठा रखा था। नहान गृह स्वामिनी को चूड़ियों की किस्में दिखलाती जा रही थी। बुंदकी, खिड़किया, झरोखनी, चंदा तारा, सूरजमुखी, लोकतारनी। अच्छा, ये पसंद नहीं आई तो सादी चूड़ियां ले लो, आपकी गोरी कलाइयों पे ये ऊदी रंग खूब फबेगा। थोड़ा लाल और थोड़ा काला मिलाकर ऊदी रंग बने बीबी जी, 7 का जोड़ा डलवा लो। ये लो, बगैर कंगन के कई सादी चूड़ियां फबती हैं। दोनों कलाइयों के लिए 4 कंगन तो चाहिए ना, आगे पीछे एक एक कंगन, तभी तो कांच की चूड़ियां टूटने से बचेंगी। आप पैसे की मत सोचो, पैसा नहीं है तो सिर्फ बोहनी कर दो, बाकी अगले चक्कर में दे देना।
30 रुपए होते हैं, अभी 10 दे दो, 20 हम फिर ले लेंगे। गृह स्वामिनी ने चूड़ियां पहन ली। नहान को 10 रुपए देकर जब वह जाने लगी तब नहान बोली, बीबी जी असीस की चूड़ी तो पहनती जाओ। गृह स्वामिनी ने कलाई झट आगे बढ़ा दी, भूल सुधार के लिए। नहान ने उनकी बाईं दाईं कलाई में एक एक और चूड़ी डाल दी। गृह स्वामिनी झुकी चूड़ियों की झोरी से अपने माथे को हाथ लगाया और नहान बोली, सुहाग बना रहे बीबी जी। नहान आवाज लगाती निकल गई, लेकिन मन में सवाल कुल बुलाता रहा, असीस की जोड़ी क्या है? इन 2 चूड़ी के लिए उसने पैसे क्यों नहीं लिए? शायद यह कोई रिवाज होगा। इतनी व्यवहार कुशल माला को नहान क्यों कहते हैं? इसके बाल बच्चे हैं नहीं। इसका पति 5,000 रुपए तक कमा लेता है। इस रकम में 2 लोगों की गृहस्थी आराम से चल सकती है। फिर यह चूड़ी की टोकरी क्यों उठाए फिरती है? इसका शरीर स्वस्थ है, मन से दमित नहीं है, फिर भी यह बार बार क्यों नहाती है? उसकी नहाने की आदत से सब परेशान थे। बच्चों को नहा धोकर स्कूल जाना था तो बड़ों को काम पर जाना था। नहान के चलते सबका रूटीन बिगड़ जाता। 4 बार तो वह नहाती ही थी। इसके अलावा वह कभी भी नहाने पहुंच जाती। बाथरूम में कोई होता तो वह दरवाजा पीट पीट कर परेशान कर देती, लेकिन जब वह खुद बाथरूम में होती और कोई और दरवाजा पीटता तो जोर जोर से गालियां देती बाहर निकलती और मकान झगड़े के शोरगुल से भर जाता। मैं जितना पड़ोस में घुलता मिलता गया, नहान के बारे में नई नई सूचनाएं जुड़ती गईं। नहान सुंदरी थी। उसकी चिकनी सांवली त्वचा के अंदर से गोरा रंग फूट पड़ता था। इससे उसकी सांवली त्वचा दमकती थी। वह कोई 35 साल की होगी, लेकिन रोज रोज के शारीरिक श्रम ने देह की तराश को बनाए रखा था। बदन में फालतू चर्बी कहीं नहीं थी। बड़ी बड़ी कनपटी तक फैली आंखें, गोल चेहरे पर छोटी सी नाक बेडौल लगती थी, पर पूरे चेहरे का अक्स ऐसा था कि उसे भूलना असंभव था। जूड़े को लटकाने के बजाय वह ऊपर की ओर बांधकर हेयर पिन लगाती थी, जिससे उसकी सुतवा गर्दन और उजागर हो जाती। वह सजने संवरने के लिए वैसा जूड़ा नहीं बांधती, बस माथे पर टोकरी उठाने में सुभीता रहे। हाँ, उसके होंठों पर पान की लाली हमेशा रहती। पान खाने का शौक उसे अपने पति से मिला था। भट्टी के पास खड़े खड़े उसका गला सूखता था, इसलिए उसने पान खाने की आदत डाल ली थी। नहान अपने पति को सांवरे कहकर बुलाया करती। सांवरे यानी कि सांवरे कृष्ण। कृष्ण जैसा प्रेमी पाने की चाहत लोक जीवन में कई प्रकार से अभिव्यक्त होती रही है। इसी तरह पति को सांवरे कहकर बुलाने का चलन निकला होगा। उसका पति सूरज सांवला तो था, पर कृष्ण वाली कोई चमक उसमें नहीं थी। उल्टे वह मनहूस था। काम से लौटता दारू पीकर सो जाता। पड़ोसी बताते थे कि नहान भी पीने में उसका साथ देती है। खैर, हम पड़ोसी महीनों महीनों बाद सूरज का चेहरा देख पाते थे। उस निहायत ही सादे मर्द में एक खास बात थी। नहान के कोई बच्चा नहीं था, फिर भी सूरज ने उसे कभी इसका ताना नहीं दिया, न दूसरी शादी की बात चलाई। और तो और उसने कोई बच्चा भी गोद नहीं लिया। एक पड़ोसी ने सूरज से बच्चा गोद लेने की बात छेड़ी तो उसने पान चबाते हुए कहा था, अभी तो हम दोनों कमाते हैं। पोस्ट ऑफिस के खाते में काफी कुछ जोड़कर भी रखा है। एक बीमार भी हो गया तो दूसरे की कमाई से काम चल जाएगा। चिड़िया के बच्चे उसके पास हमेशा कहाँ रहते हैं? बच्चा गोद लेकर क्या हो जाएगा? दूसरी शादी में क्यों करूं बताओ? ऐसी बीवी मुझे 7 जन्म ना मिलेगी। एक दिन एक तांत्रिक आया। उसके काले चोगे की आस्तीन का कपड़ा हाथ के ऊपर उठाते ही लहराने लगता और उसकी मुट्ठी में कभी चॉकलेट तो कभी काजू प्रकट हो जाता। इस हाथ की सफाई का जादू हमारे मकान की औरतों पर चल गया। मुरादों की गठरी तांत्रिक के सामने खोली जाने लगी। नहान चूड़ी बेचकर लौटी थी। एक पड़ोसन ने तांत्रिक से कह दिया, इसका कोई जतन कर दो महाराज, इसकी कोख हरियाती नहीं है, जे बांझ है। बांझ शब्द सुनते ही नहान बिफर पड़ी और पड़ोसन को एक झापड़ लगा दिया। जो मुझे फिर बांझ कहा ना तो तेरी जबान कतर दूंगी। मैं जन्म से बांझ नहीं हूं। पड़ोसनों को सांप सूंघ गया। वे अब तक नहान को बांझ समझ रही थी। बांझ न होने की बात जानकर किस्म किस्म के संदेह और अनुमान का सिलसिला चल निकला। बहरहाल निष्कर्ष यह निकला कि खोट सूरज में है, वरना नहान के गर्व क्यों नहीं ठहरता। पड़ोस में सब नहान के पीठ पीछे उसके बारे में सूचना देने को उत्सुक रहते थे।
बस नंदू ड्राइवर नाहन का नाम लेते ही मुंह सी लिया करता। नंदू क्रेन चलाता था। हाईवे पर कोई ट्रक कार पलटती तो नंदू क्रेन ले जाकर उसे खींचता और गैराज तक पहुंचा देता। उसके काम का कोई बंधा हुआ समय ना था। अकेला रहता था, उसका कोई परिवार न था। नंदू रात में दारू चढ़ाकर खाना खाकर कमरे पर लौटता था। उसका कमरा मेरे बगल में था। अगर मैं जाग रहा होता तो वह दुआ सलाम करता, वरना सो जाता। नंदू कपड़े धोने का काम शाम के 3-4 बजे करता था, तब नल खाली रहता था। नाहन उसी समय फेरी लगाकर लौटती थी। टकराव का कोई अवसर न होता, फिर भी वह नंदू से उलझती। कभी अलंगनी पर लटके गीले कपड़े बदन से सट जाने की शिकायत करती, तो कभी रास्ते पर पानी छलकाने के लिए कोसती। लगे हाथ नंदू को 2-4 गालियां सुना देती। नंदू यूं तो गबरू था, पर वह नाहन की गालियां चुपचाप सुन लेता। कभी सिर उठाकर दीनहीन याचक वाली मुद्रा में देख भी लेता। इस पर नाहन और बमकती, फिर पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती। उसके बाद नंदू जैसे ही नल से हिलता, नाहन बाथरूम में घुस जाती, मानो वह नंदू की छाया से भी अपवित्र हो गई हो। अजीब यह है कि नंदू कोई 16 साल से नाहन की गालियां बर्दाश्त कर रहा था। नंदू की क्रेन मेरे ऑफिस के पास ही खड़ी रहती थी। उसके मालिक का ऑफिस भी वहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे जान गया था कि नंदू सहनशील नहीं है। ट्रक क्रेन जैसे सड़क छाप धंधे में दयनीय बने रहने से काम नहीं चलता। फिर वह इतने सालों से नाहन को क्यों झेल रहा है? वह चाहता तो किसी और मकान में कमरा ले लेता। तांत्रिक के आगमन से स्थिति विस्फोटक हो उठी थी। मेरे तीनों पड़ोसियों ने मिलकर नाहन को पीट दिया था। रोती कलपती नाहन सूरज के ढाबे पर पहुंची। उस दिन मनहूस सूरज ताव खा गया। वह हाथों में लंबा करछुल लिए रिक्शे पर नाहन के साथ आया। सूरज और पड़ोसियों में घमासान हो गया। 2 पड़ोसियों के सिर फूटे, एक का हाथ टूटा। इस घटना के बाद सूरज तो भाग गया, पर नाहन अपने कमरे में ही थी। आखिर पुलिस आई और नाहन को गिरफ्तार करके ले गई। नाहन पर हिंसा का तो नहीं, हाँ, एक पड़ोसन को थप्पड़ मारने का इल्जाम था। मैं रात कमरे पर पहुंचा तो उस घटना के बारे में मुझे पता चला। तभी मैंने देखा कि नाहन रिक्शे से उतर रही है। नंदू उसे उतरने में सहारा दे रहा था। नाहन अपने कमरे में चली गई, नंदू अपने कमरे में। घंटे भर बाद मैंने देखा कि नंदू के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही है, तो मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। इस बीच मुझे कुछ और जानकारियां मिल गई थी। नंदू नशे में था, फिर भी मैंने पूछ लिया, तुमने नाहन की जमानत क्यों दी? नंदू रहस्यमय तरीके से हंस पड़ा। सूरज के बाद मेरे अलावा उसका है ही कौन? बाबू, तुम्हें हैरत हो रही है ना? रोज गरियाने और दुत्कारने वाली औरत की जमानत मैंने क्यों दी? मैं तो उस पर जान भी दे दूं। बड़ी जिद्दी औरत है। बच्चा ना होगा फिर भी रहेगी सूरज के ही साथ। उसकी जिद तो मेरी भी जिद। मैं सूरज और माला के साथ नशा पानी किया करता था। एक रात नशे का फायदा उठाकर मैं माला के साथ गलत काम कर बैठा। गर्भ भी ठहर गया। मैंने सोचा अब इसकी जिंदगी बन जाएगी, पर उस जिद्दी ने गर्भघात कर लिया। बस यही जिद, ये कोख तो सांवरे की है। मैंने हैरत भरे स्वर में उससे पूछा, नाहन उस मनहूस सूरज को इतना प्यार करती है, क्यों? नंदू लड़खड़ाती आवाज और बिखरे शब्दों में लगा, प्यार नहीं, एहसान। बाबू, वह एहसान चुका रही है। माला का बाप नाहन को एक बूढ़े के साथ बांध रहा था। तब यही सूरज रोती कलपती माला को छिपाकर यहाँ ले आया था। इसी एहसान को पगली प्यार समझती है और साथ रहने को शादी। क्या इनकी शादी नहीं हुई? नंदू मुझ पर ही तंज करने लगा। तुम भी बॉडम हो बाबू। दोनों एक जात के होते तभी तो शादी होती ना। इसीलिए मैं उससे कहता हूं कि सूरज को छोड़, मेरे साथ सगाई कर ले। हमारी तो जात भी एक है। नंदू मुझे और भी रहस्यमय लगने लगा था। नाहन, नंदू और सूरज के संबंधों में रहस्य की इतनी परतें होंगी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतनी मामूली जिंदगी और इतनी गहराई। अब तक मैं इन लोगों से खुद को श्रेष्ठ समझता था। अब मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मैं बामुश्किल बोल सका, बहुत ऊंची औरत है, मगर इतना नहाती क्यों है? मेरे सवाल पर नंदू जोर से हंसा। मेरे छूने से वह झूठी हो गई है, सो नहाती रहती है। मैं उसका रास्ता भी लांघ दूं ना, तो नहाने पर ही उसे चैन आएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने उसको सहारा देकर रिक्शे से नीचे उतारा था।
क्या वह अभी नहाएगी? नंदू हंसने लगा। उसे हंसता छोड़कर मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि नहान बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। नहान का रहस्य मेरी समझ में आ गया था, लेकिन नहान के लिए नंदू का इंतजार मुझे और रहस्यमय लगने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।